मैंने अपनी पुरखों की कढ़ाई का सीक्रेट रेसिपी अपनी कज़न दीदी को दी। 3 साल में उन्होंने 27 चेन स्टोर्स खोल लिए, सालाना प्रॉफिट 6 करोड़। और साल के अंत में उन्होंने मुझे दी सिर्फ 400 रुपये महीने की सैलरी। बोली, 400 काफ़ी है ना? तू बस किचन में थोड़ी सब्जी काटती है, कोई भारी काम तो है नहीं, अच्छे से काम करती रहे। मैंने सैलरी स्लिप देखी, न झगड़ा किया, न शोर मचाया। बस उसी रात चुपचाप वो पुराना ब्राउन पेपर एनवेलप जो 3 साल से मेरे साथ था, उठाया और अपने बैग की सबसे नीचे वाली लेयर में लॉक कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैं उनके फ्लैगशिप स्टोर के ठीक सामने एक 12 स्क्वायर मीटर के टूटी फूटी गैराज के दरवाजे पर खड़ी थी और मैंने रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। 3 साल पहले कज़न दीदी जाओ युतोंग मुझे ढूंढने आई थी, जब मैं अपने होम टाउन के एक छोटे से कस्बे में कढ़ाई का ठेला लगाती थी। वो ठेला नानी का था, जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं 12 साल की उम्र से नानी के साथ सीखती थी। सिर्फ कैरमल बनाना सीखने में मुझे 3 साल लगे। नानी कहती थी, इस लड़की की नाक कमाल की है, एक ही तरह की स्टार एनिस, अलग अलग जगह की, अलग अलग साल की हो तो भी मैं सूंघकर बता देती थी कम डालनी है या ज़्यादा। ऋषि, तेरा ये हुनर इस छोटे से कस्बे में बर्बाद हो रहा है। दीदी के साथ चल, दीदी पैसे लगाएगी, तू रेसिपी दे, कमाई आधी आधी। मुझे भरोसा हो गया। मैंने नानी के हाथ से लिखी वो पुरानी पीली पड़ी स्पाइसेस की नोटबुक उन्हें दिखाई। तेरह मुख्य स्पाइसेस के नाम बताए, पुराने ग्रेवी को बनाए रखने के स्टेप्स एक एक करके उनके शेफ को सिखाए। लेकिन जो मैंने नहीं बताया वो ये था कि उस नोटबुक में बस बेसिक रेसिपी थी। असली जादू जो इस ग्रेवी को जिंदा रखता है वो किसी कागज़ पर नहीं है, वो है मेरी नाक में, मेरी जुबान पर, और उन कुछ सेकंड्स में जब मैं हर रात 3 बजे उठकर टेस्ट करती हूँ। आज की बैच कल वाली से अलग है। एक ही तरह की सिचुआन पेपर गर्मियों में खरीदी और सर्दियों में खरीदी, दोनों का ऑयल अलग होता है। ये फर्क आंखों से नहीं दिखता, किसी मशीन से शायद पकड़ में भी ना आए, पर मेरी नाक पकड़ लेती है, मेरी ज़ुबान समझ जाती है। फिर मैं एडजस्ट करती हूँ, 2 ग्राम ज़्यादा, 3 ग्राम कम, 5 मिनट पहले डालो, 10 मिनट बाद डालो, हर दिन अलग होता है। ये चीज़ किसी कागज़ पर लिखी नहीं जा सकती। पहली दुकान सिटी के ईस्ट में मार्केट के पास 40 स्क्वायर मीटर की। मैं अकेले पीछे किचन संभालती थी। रात 3 बजे ग्रेवी चढ़ाओ, 4 बजे स्पाइसेस डालो, 6 बजे पहली कढ़ाई उबलने लगे तो पूरी गली महक उठती थी। ओपनिंग के पहले महीने में ही 12 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। जाओ यूतोंग बहुत खुश हुई। उस रात उन्होंने मुझे डिनर खिलाया, ग्लास उठाया और बोली, IXC तू तो मेरी लकी चार्म है। फिर दूसरी दुकान, तीसरी, पांचवी। हर नई दुकान के साथ मैं वहां कम से कम 1 हफ्ते रुकती थी। अपने हाथों से पहली कढ़ाई बनाती थी, टेस्ट कंफर्म करती थी, तब जाती थी। वो किचन के शेफ मेरी बताई रेसिपी पर 70 to 80% तक पहुंच जाते थे। बाकी 20 to 30% के लिए मुझे हर कुछ हफ्तों में सब दुकानों का चक्कर लगाना पड़ता था, एक एक टेस्ट लेते हुए, एक एक एडजस्ट करते हुए। तीसरे साल तक 27 दुकानें हो गईं। ब्रांड का नाम था यूटोंग फ्रेश फूड। हर जगह जाओ यूटोंग का ही चेहरा था, उनका नाम था, उनकी फोटो थी। किसी को नहीं पता था मेरे बारे में। मैं सेंट्रल किचन में स्पाइसेस मिक्स कर रही थी, उधर जाओ यूतोंग लाइव स्ट्रीम पर फैंस से हंसते हुए कह रही थी, ये हमारे घर की 3 पुश्तों से चली आ रही पुरानी रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक। मैं फोन पर उनका चेहरा देखती रही, कुछ नहीं बोली। 3 साल से मैं सेंट्रल किचन के पीछे एक 10 स्क्वायर मीटर के एम्प्लॉय रूम में रह रही थी। आयरन बेड, कोई खिड़की नहीं। गर्मियों में दम घुटता था, सर्दियों में नींद नहीं आती थी। मेरे कपड़ों पर हमेशा कड़ाही की खुशबू रहती थी, नहाने के बाद भी नहीं जाती थी। जाओ यूतोंग ने शहर के बीच में फ्लैट ले लिया। BMW X5 चला रही थी। मैनिक्योर, नए बाल, रोज नए कपड़े। उनकी सोशल मीडिया पर ट्रैवल फोटोज थीं, कैफे की पिक्स थीं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ सेल्फीज थीं। एनुअल पार्टी एक होटल के बड़े हॉल में हुई। 30 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, सभी स्टोर मैनेजर्स भी। 6 टेबल्स। जाओ यूतोंग स्टेज पर खड़ी थीं, बोनस बांट रही थीं। हर नाम के साथ तालियां बजती थीं। लोग हंसते हुए जाते, एनवेलप लेते, फोटो खिंचवाते। सिटी वेस्ट स्टोर मैनेजर को 10,000, सिटी साउथ के 2 स्टोर्स के एरिया मैनेजर को 27,000, 7 स्टोर्स के मैनेजर्स को 25,000। फिर वो रुकी, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, इक्सी, ऊपर आओ। मैं सबसे पीछे के कोने से उठकर स्टेज पर गई। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये कौन है, लगता है किचन में काम करती है। जाओ यूतोंग ने मुझे एक एनवलप दिया, उनकी आवाज़ बड़ी थी, जानबूझकर, ताकि सब सुने। आयेक्षी मेरी छोटी कज़न है, किचन में थोड़ी सब्जी काटती है, छोटे मोटे काम करती है। सच बताऊं तो काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 400 रुपये महीना काफ़ी है ना, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी तो नहीं था। हम आपस की बहनें हैं, क्लियर हिसाब रखना ज़रूरी है। नीचे से हंसी आई, जोर से नहीं, वो वाली जो बॉस की बात पर से हंसते हैं। मैं किचन में सब्जी काटने वाली लड़की साफ सुन रही थी। मैंने नीचे झुककर एनवेलप में रखी सैलरी स्लिप देखी। 3 साल, 1,000 से ज्यादा रातें, 3 बजे उठना, 27 दुकानों की जान मेरे एक एक टेस्ट में थी, सालाना 6 करोड़ प्रॉफिट, और मुझे मिले 400 रुपये महीना। मैंने एनवेलप पॉकेट में रखा और बोली, शुक्रिया दीदी। जाहिर तुमको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू, अच्छी लड़की। अगले साल सानिया ट्रिप पर ले चलूंगी टीम के साथ। मैं स्टेज से उतर आई, किसी ने नहीं देखा। सब पहले से प्लान कर रहे थे कि रात को कौन से KTV जाएंगे। रात को रूम में आई, दरवाज़ा बंद किया,
काम वाली जेब से वो ब्राउन पेपर एनवलप निकाला जो 3 साल से मेरे साथ था। नानी की वो रेसिपी, बॉल पॉइंट पेन से लिखी, पीली पड़ी पेपर पर। कुछ जगह तेल के धब्बे, कुछ जगह बार बार पलटने से किनारे घिस गए थे। मैंने उसे बैग के सबसे नीचे लॉक कर दिया, फिर फ़ोन उठाया और उस फोटो को खोला जो मैंने पिछले हफ्ते फ्लैगशिप स्टोर के सामने से गुजरते हुए ली थी। एक बंद शटर वाली टूटी गैराज, जिस पर एक पर्चा चिपका था, किराए पर उपलब्ध। नीचे नंबर था, हेलो, क्या वो गैराज अभी किराए पर मिल सकती है? मिल सकती है। गैराज फ्लैगशिप स्टोर के ठीक सामने थी, बीच में एक 2 लेन की सड़क, 12 स्क्वायर मीटर। पहले कार रिपेयर की जगह थी। ज़मीन पर काले तेल के धब्बे थे जो छुड़ाए नहीं छूट रहे थे। दीवारें छुओ तो प्लास्टर झड़ता था, अंदर से सीमेंट नजर आती थी। कहीं कहीं हरी सी काई जम गई थी। नाली आधी बंद थी, एक खट्टी बदबू आ रही थी। छत में एक सुराख था, ऊपर पड़ोसी के घर की टाइल्स दिखती थीं। मकान मालिक 50 साल के आदमी थे। मुंह में सिगरेट, ऊपर नीचे देखा। अकेली हो? और यहाँ कढ़ाई बनाओगी? हाँ। कम से कम 6 महीने का रेंट देना होगा। 1,500 रुपये है ना? और सुनो, यहाँ एग्जॉस्ट पाइप नहीं है, ऊपर लोग रहते हैं, ज़्यादा धुआं हुआ तो कंप्लेंट आएगी। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। मेरे पास कुल 18,700 रुपये थे, 3 साल की सेविंग्स। जाओ यूतोंग ने खाना रहना दिया था, तो हर महीने नानी को 1,000 रुपये भेजती थी, माँ को 500 रुपये। बाकी बचाती रही। 3 साल में बस इतना ही जमा हुआ। 3 महीने का रेंट गया 4,500 रुपये, बचे 14,200 रुपये। गैस स्टोव चाहिए, बड़ा कुकिंग पॉट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मांस चाहिए, फ्रीज़र चाहिए, कटिंग बोर्ड, नाइफ, पैकिंग बॉक्सेस, सब कुछ। 14,200 रुपये को 8 हिस्सों में बांटना था। उसी दोपहर काम शुरू हो गया। अकेले स्क्रेपर से ज़मीन के तेल के धब्बे साफ किए, स्टील वुल से दीवारें रगड़ी, स्प्रिंग वाला ड्रेन क्लीनर लेकर नाली में डाला। चौथी बार डाला तो एक काला पानी का फव्वारा निकला मेरे मुंह और कपड़ों पर। मैं वहीं बैठी रही, आस्तीन से चेहरा पोंछा और फिर से लगी रही। तब शेंग में आया। वो बिल्डिंग मटेरियल्स मार्केट में सेल्स करता था, महीने में 6-7 हज़ार कमाता था। हम 2 साल से साथ थे। एक छोटे से 1 बेडरूम में रहते थे। वहां से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 20 मिनट लगते थे। उसने गैराज देखी तो दरवाजे पर ही रुक गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ब्रश लाए हो? रुको, मैं आता हूँ। उसने स्कूटर से 2 बकेट्स इमल्शन पेंट और कुछ ब्रशेस उतारे, चप्पल पहनी और अंदर आ गया। हम दोनों काम में लग गए। एक दीवारें पेंट करने लगा, दूसरा पाइप ठीक करने लगा। रात के 11 बजे तक काम चलता रहा। ऊपर से पड़ोसी उतर कर आए, डांटने लगे। इतना शोर क्यों है? शनी ने हंसते हुए माफी मांगी। कल से नहीं होगा। काम बंद हुआ तो हम दोनों गैराज के दरवाजे के बाहर फुटपाथ पर बैठ गए। मैं रोटी खा रही थी, वो भी। कन्वीनियंस स्टोर से 2 रुपए वाला पानी। सामने यूटोंग फ्रेश फूड का फ्लैगशिप स्टोर जगमग था। बड़ा सा गोल्ड नाम का बोर्ड, एलईडी लाइट से घिरा, दूर से दिखता था। रात को भी 4-5 लोग खड़े थे, लेट नाइट स्नैक खा रहे थे। शेन्यू ने एक नज़र सामने देखा, एक नज़र मुझ पर। मुंह में रोटी थी, फिर भी धीरे से पूछा, सोच लिया? सोच लिया तो फिर करते हैं। उसने नहीं पूछा कि मैं जाओ यूतोंग को क्यों छोड़ रही हूँ। यही मुझे उससे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो ज़्यादा नहीं पूछता था। अगले दिन जाओ यूतोंग को पता चल गया, मैंने नहीं बताया था। फ्लैगशिप स्टोर के मैनेजर ने मुझे सामने वाली गैरेज में सामान ले जाते देखा था, फोटो ली और जाओ यूतोंग को भेज दी। उनका कॉल आया, आवाज़ बड़ी कैजुअल थी, जैसे कोई बड़ा बच्चे को समझा रहा हो। एक सी, सुना तुमने सामने गैराज किराए पर ली है? चलो, नाराज़ हो गई, ठीक है, वापस आ जाओ, सैलरी बढ़ा देती हूँ, 5,000 रुपये। नहीं दीदी, खुद कुछ करके देखना है। क्या करोगी? हाँ, इक्शी, बेवकूफ़ी मत करो। कढ़ाई बनानी आती है, मैं जानती हूँ। वो स्टोर कैसे चलते हैं ये पता है। सामान कहाँ से आता है, प्राइस कैसे तय होती है ये पता है। बिजनेस लाइसेंस तक खुद नहीं निकलवा सकती। अकेले सब बर्बाद कर लोगी। मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, पहले ट्राई कर लो, जब थक जाओ वापस आ जाना। दीदी पोजीशन रखेंगी। अच्छे से काम करना, कोई कमी नहीं रखूंगी। उसी रात मामी का कॉल आया। माँ पास खड़ी थी। मामी की आवाज़ सुनी तो उनका चेहरा बदल गया, होंठ कांपने लगे। माँ, कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं? मामी जो चाहे कहे, मैं अपना काम करूंगी। माँ मुझे देख रही थी, वो सीधी सादी थी, जिंदगी भर किसी से नहीं उलझी, जो वह सह लिया। मैं उन जैसी हूँ, पर मैं हमेशा उन जैसी नहीं रहना चाहती। अगले कुछ दिनों में मैं बिल्डिंग मटेरियल्स मार्केट गई, सबसे सस्ता स्टील गैस स्टोव लिया, 3,800 रुपये। सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म से एक बड़ा कुकिंग पॉट खरीदा, 80% कंडीशन में, 600 रुपये। शन्यू के एक दोस्त ने जो आयरन का काम करता था, एग्जॉस्ट पाइप बना दी, खिड़की से बाहर निकली। मटेरियल और लेबर मिलाकर 200 रुपये। फ्रीजर शन्यू के एक कलीग से मिला, उनकी बीबी की शॉप बंद हो गई थी, आधे दाम पर दे दिया, 800 रुपये। कटिंग बोर्ड, नाइफ, स्पाइस जार्स, स्टील बोल्स, वेट स्केल, पैकिंग बॉक्सेस, सब मिलाकर 1,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा। 14,200 रुपये में से लगभग 8,000 रुपये गए। बचे 6,000 रुपये, पहली बार का सामान आ सकता था। शिन्यू मेरे साथ बिजनेस लाइसेंस और फूड परमिट निकलवाने गया। उसने पहले से इंटरनेट पर सब प्रोसेस देख ली थी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके लाया। एक भी चीज़ मिस नहीं हुई। काउंटर पर बैठे ने पूछा, ब्रांड का नाम? मैंने 2 सेकंड सोचा। जिंची स्पाइस्ड मीट। गैराज वापस आई। दोनों सर्टिफिकेट्स ट्रांसपेरेंट टेप से दीवार पर चिपका दिए। फिर बैग खोला, वो ब्राउन पेपर एनवलप निकाला। रेसिपी देखने के लिए नहीं, वो तो मुझे पूरी ज़बानी याद थी।
बस उस कागज़ की खुशबू लेनी थी, नानी के स्टोव का धुआं, बॉल पॉइंट पेन की इंक और थोड़ी सी नमी। वो पेपर पुराने घर में बहुत साल रखी थी। खुशबू ले ली, लॉक कर दिया। स्पाइसेस लेने गई। होलसेल मार्केट में स्टार एनएस की दुकान के सामने आधा घंटा बैठी रही। दुकानदार को लगा शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैंने 7-8 अलग बैचेस की स्टार एनएस एक एक करके सूंघी। आखिर में दो चुनी। एक गौनशी की उसी साल की ताज़ी खुशबू, तेज लेयर्स में। एक यूनान की पुरानी, फ्लेवर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला। दोनों को 3 से 1 में मिलाना था। फ्राई करते वक्त गुआंगशी वाली पहले डालनी है, 15 सेकेंड्स, फिर यूनान वाली। ये किसी रेसिपी शीट पर लिखा नहीं हो सकता। गराज वापस पहुंची तो रात हो गई थी। शटर बंद किया, गैस जलाई, रॉक शुगर तेल में डाला, कड़कड़ाने लगा, कैरमल के बुलबुले उठने लगे। मैं बस लगातार देखती रही, सेकंड्स गिनती रही। हल्के एम्बर से गहरे ब्राउन का वो पल, बस वो पल। और उसी पल में मैं 4 घंटे पहले से उबला हुआ बोन ब्रौदा भापों पर उठी। पूरी गराज मीठी हो गई। फिर एक एक करके स्पाइसेस। स्टार अनिस पहले, सिनेमन आया, ड्राइड ग्रास फ्रूट को क्रश करके, क्लोव्स सिर्फ 4, एक ज्यादा तो कड़वाहट आ जाएगी। व्हाइट कार्डमम सबसे आखिर में। ये ज्यादा देर नहीं पकता। रात के 2 बजे पहली कड़ाही तैयार हुई। मैंने टोंग से एक 15 रुपए की बीफ टेंडन का टुकड़ा निकाला, पतला पतला कटा, मुंह में रखा, आंखें बंद की। नानी वाला स्वाद नहीं, इससे थोड़ा बेहतर। क्योंकि इस बार जाओ यूतोंग के सेंट्रल किचन वाला वो घटिया कॉस्ट कंट्रोल नहीं था। उन्होंने सिनेमन 1/3 कम करवाया था, क्लोव्स 4 से घटाकर 2 कर दिए थे। शेन्यू फोल्डिंग चेयर पर सोते सोते जागा। आंखें मलते हुए पूछा, हो गया? हाँ, अच्छा है। ओपनिंग के दिन सुबह मैंने एक कार्डबोर्ड पर मार्कर से लिखा, जिनशी स्पाइस्ड बीफ, रोज सिर्फ 30 पोर्शंस, 38 रुपए एक। शन्यू बोला, कम से कम कोई प्रॉपर बोर्ड तो बनवाते। इतना सादा लग रहा है। मैंने कहा, जरूरत नहीं, स्वाद अच्छा है या नहीं उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। शन्यू दरवाजे पर खड़ा था, हाथ पॉकेट में, फोन देखने का नाटक कर रहा था। दरअसल वो देख रहा था कि कोई आ रहा है या नहीं। 9 बजे कोई नहीं आया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया, मतलब रुको। 10 बजे, फिर भी कोई नहीं। शन्यू की टांग हिलने लगी। ठंड नहीं थी, नर्वसनेस थी। मैंने आज पहली बार पकी हुई बीफ टेंडन उठाई, कटिंग बोर्ड पर 10 मिनट रेस्ट करने दिया, फिर काटा। नानी ने सिखाया था कि हर स्लाइस की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर से स्मूथ और साफ होना चाहिए, मीट की लाइन साफ दिखे। कटे हुए पीसेस को काउंटर पर सजाया। गुलाबी मांस के बीच में गहरे ब्राउन रंग की एक लेयर, जैसे पेड़ की रिंग्स होती हैं। गर्म भाप के साथ खुशबू बाहर निकली। जो खुशबू मेरी तरफ से आ रही थी वो जीती जागती थी। उसमें सिचुआन पेपर की झंझनाहट थी, सिनेमन की मिठास थी, क्लोव्स की हल्की कड़वाहट थी और बोन ब्रॉथ की गहरी खुशबू थी। 10:20 पर एक मिडिल एज्ड आदमी रुक गया जो वहां से गुजर रहा था। वो सिर झुकाए फोन देख रहा था, पर नाक ने पहले रिएक्ट किया। उसने सिर उठाया, इधर उधर देखा और उसकी नज़र मेरे स्टॉल पर आकर रुक गई। ये कड़ाही बीफ है, बीफ टेंडन, 38 रुपए में आधा किलो। वो 2 सेकंड रुका, दाम से नहीं हिचकिचाया, बस जगह देख रहा था। टूटी फूटी गैराज में भला क्या अच्छा मिलेगा, पर वो खुशबू इतनी खींचने वाली थी कि उसने पैसे निकाल दिए। मैंने एक पोर्शन काट कर बॉक्स में दिया। वो बाहर प्लास्टिक स्टूल पर बैठकर खाने लगा। पहला बाइट लिया, 2 बार चबाया और रुक गया। मुंह रुक गया पर आंखें चलने लगी। पहले मुझे देखा, फिर सामने योदोंग फ्रेश फूड का फ्लैगशिप स्टोर देखा, फिर हाथ में बीफ टेंडन देखी। बोला, बेटी तुम पहले सामने काम करती थी क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, मांस काटती रही। उसने भी नहीं पूछा। एक पोर्शन खाया, फिर 2 और पैक करवाए। जाते जाते पलट कर बोला, आज कुछ लोगों को लेकर आऊंगा। वो गया तो शनि से रहा नहीं गया, धीरे से बोला, जब उसने पहला बाइट लिया उसका फेस देखा तुमने? देखा, जैसे करंट लग गया हो। चलो ज्यादा मत उछलो। दोपहर तक धीरे धीरे लोग आते रहे। ज्यादातर वो थे जो रास्ते से गुजरते हुए खुशबू से खिंचाए। 2 लोग सामने फ्लैगशिप स्टोर से खाकर आए, शायद क्यूरियस थे कि सामने भी कोई दुकान है। एक आंटी थी, फूलदार सलवार पहने। एक पोर्शन लिया, बाहर बैठकर खाने लगी। आधा खाया था कि रुक गईं, हाथ में मीट को देखती रहीं, फिर मेरी तरफ देखा। बेटी ये टेस्ट जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूटोंग फ्रेश फूड की पहली दुकान खुली थी तब था। मेरे काटने का हाथ एक पल को रुका। उस वक्त मैं रोज जाती थी। फिर जैसे जैसे दुकानें बढ़ती गईं, टेस्ट कम होता गया। पहले जैसा जोर नहीं रहा। मुझे लगा मेरा मुंह ही बदल गया। उन्होंने एक और बाइट लिया, चबाया। हाँ, यही था, बिल्कुल यही। मैंने सिर झुकाया, काटती रही, कुछ नहीं बोली। पर अंदर कुछ हिला और फिर सेटल हो गया। इन्हें पता चल गया, इनकी जुबान ने पहचान लिया। शाम तक 30 पोर्शंस बिक गए, न कम न ज्यादा। शनियो जब काउंटर धो रहा था तो हंसते हुए बोला, सब बिक गया, जल्दी मत करो, पहले 30 पोर्शंस को कुछ दिन स्टेबल रखते हैं। मुझे कंफर्म करना है कि ये कोइंसिडेंस नहीं था। 30 पोर्शंस एक ट्रायल था। देखना है ये कस्टमर्स कल आएंगे, परसों आएंगे, एक हफ्ते बाद भी आएंगे। अगर उनकी जुबान ने सच में मेरा टेस्ट पहचाना तो आगे का रास्ता खुद खुल जाएगा। उसी रात फ्लैगशिप स्टोर के मैनेजर ने जाओ यूतम को कॉल किया। मुझे बात नहीं पता, पर अगले दिन जाओ यूतोंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली। रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे जरूरी है ब्रांड और सप्लाई चेन। कारीगरों का जमाना बहुत पहले खत्म हो गया। एक आदमी एक कढ़ाई से क्या होगा, जमाने के साथ चलो। फोटो में उनकी 27 दुकानों का मैप था।
मैंने देखा 2 सेकंड, फिर वापस बीफ टेंडन की मैरिनेट करने लगी। दूसरे दिन 6 लोग आए, जिनमें से 3 वही अंकल थे जो कल आए थे। तीसरे दिन 12 लोग आए, जिनमें 2 को मैं पहचानती थी। वो यूतोंग फ्रेश फूड के पुराने लॉयल कस्टमर्स थे। 3 साल सेंट्रल किचन में रहते हुए सीसीटीवी से मैंने बहुत से पुराने फेसेस पहचाने थे। अब वही लोग मेरी गैराज के सामने खड़े थे। 10 बजे शुरू हुए, 40 मिनट में 30 पोर्शंस खत्म। मैंने एक बैच और चढ़ाई 50 तक पहुंची। दोपहर 2 बजे सब साफ। फ्लैगशिप स्टोर के मैनेजर ने फिर जाओ यूतोंग को कॉल किया। इस बार वो बाहर खड़े होकर कर रहे थे, आवाज़ दबाई थी। पर मेरे कान अच्छे हैं। जिसने सालों तक स्पाइसेस ट्यून किए हो, उसकी नाक और कान दोनों शार्प हो जाते हैं। दीदी आज फ्राइडे था, कई पुराने कस्टमर्स हमारे यहाँ नहीं आए। मैंने एक से पूछा तो बोला सामने वाली गैराज में गया था। फ़ोन पर दूसरी तरफ से क्या आया सुन नहीं पाई। पर जब मैनेजर ने कॉल खत्म की तो सड़क के किनारे खड़े होकर काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे। मैंने नहीं देखा, बकेट उठाई और सामान तैयार करने लगी। ओपनिंग के 7वें दिन मैंने लिमिट 80 पोर्शंस कर दी। सुबह 8 बजे शटर खोला तो बाहर पहले से 20 से ज़्यादा लोग थे। कई तो लगातार 3 दिन से आ रहे थे। साथ में दोस्त भी लाए। सामने फ्लैगशिप स्टोर की सुबह की लाइन जो पहले 30 से ज़्यादा होती थी, अब 20 से भी कम रह गई। फर्क अब साफ नजर आ रहा था। सुबह 11 बजे के करीब एक बात हुई। ग्रे हुडी पहने एक आदमी जो फ्लैगशिप स्टोर का रेगुलर था, मैंने उसे सीसीटीवी में 20 से ज़्यादा बार देखा था। वो फ्लैगशिप स्टोर में गया, सिग्नेचर मिक्स्ड ब्रेस्ड प्लेटर लिया, विंडो के पास बैठकर 2 बाइट खाए। फिर उसने चॉपस्टिक्स रखे, उठा, अधखाई प्लेट उठाई, फ्लैगशिप स्टोर से बाहर निकला, सड़क पार की और मेरी गराज की क्यू में लग गया। हाथ में अभी भी यूटोंग का बॉक्स था। फ्लैगशिप स्टोर से एक लड़की दौड़ती हुई बाहर आई। भाई साहब कोई चीज़ पसंद नहीं आई, दूसरी डिश दे दूं? उसने पलट कर देखा, आवाज़ तेज नहीं थी, पर क्यू में सब सुन रहे थे। टेस्ट बदल गया है। कब से बदला पता नहीं, पर यहाँ जो है यही पुराना असली टेस्ट है। वो लड़की का चेहरा लाल हो गया। सड़क के बीच में कुछ सेकंड्स खड़ी रही, फिर मुड़कर दौड़ते हुए वापस चली गई। मेरे मन में ये बात कोई बड़ी हलचल नहीं लाई, पर क्यू में लोग खुसर पुसर करने लगे। सामने का टेस्ट बदल गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा था पहले जैसा नहीं रहा। ये नई दुकान कहाँ से आई? दोपहर को एक वाइट BMW X5 फ्लैगशिप स्टोर के सामने थी। जाओ यूतोंग उतरी, बेज सूट, हील्स, नए कर्ली बाल। वो सामने से मेरी क्यू देखती रही, फिर हील्स की आवाज़ करते हुए सड़क पार कर आई। क्यू वाले ऑटोमेटिकली हट गए। जो उन पहचानता था वो धीरे से बोला, वो यूतोंग दीदी हैं। वो मेरे सामने आई। एक नज़र स्टोव पर, एक नज़र कटिंग बोर्ड पर, वॉल पर लगे सर्टिफिकेट्स पर और उस हैंड रिटन कार्डबोर्ड पर डाली। फिर टोंग्स उठाए, बीफ टेंडन का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा, धीरे धीरे चबाया। उनका चेहरा बदल रहा था। जो कॉन्फिडेंट ऊपर से नीचे देखने वाला अंदाज था, वो धीरे धीरे जा रहा था। भौहें पहले थोड़ी सिकुड़ी, फिर खुली, फिर दोबारा सिकुड़ी। उन्होंने चॉपस्टिक्स रखे, मुझे देखा, मैंने भी देखा। खरीदना है तो क्यों में लगो। जोयूतोंग के होंठ थोड़े हिले, कुछ निकला नहीं। वो पलट कर चली गई। हील्स की आवाज़ सीमेंट पर टक टक। कार में जाकर बैठ गई। काफ़ी देर तक इंजन नहीं चलाया। मुझे पता था वो क्या सोच रही थी। इन 3 सालों में उन्हें लगता रहा कि कढ़ाई का राज उस रेसिपी पेपर में है। उन्होंने सेंट्रल किचन के शेफ से कहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करो, हर स्पाइस ग्राम में, हर स्टेप मिनट में। जो निकला वो स्टेबल था। हर बैच लगभग एक जैसा, पर लगभग एक जैसा और बिल्कुल सही के बीच एक नदी है जो वो कभी पार नहीं कर सकती थी। उस नदी का नाम है जिंदा टेस्ट। वो नहीं जानती थी कि मैं हर दिन एडजस्ट करती हूँ। आज की सिनेमन थोड़ी हल्की है, 2 क्लोव्स कम डालो। इस बैच में बोन का फैट ज़्यादा है, आधा घंटा और उबालो। आज ठंड बड़ी है, ब्रेजिंग का टाइम 15 मिनट बढ़ाओ। उनके शेफ्स ये नहीं कर सकते, वो बस एक लिखी हुई पेपर फॉलो करते हैं। बाहर से एक जैसा दिखता है, खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। उसी दोपहर जाओ यूतोंग ने सेंट्रल किचन को कॉल किया। बाद में फ्लैगशिप स्टोर की वो लड़की जिससे थोड़ी जान पहचान थी, उसने मुझे बताया, रेसिपी में कोई बदलाव हुआ? नहीं, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है। आउटपुट एकदम स्टेबल है। स्टेबल 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 स्टेबल। क्या फ़ायदा स्टेबल का? कस्टमर सामने जा रहे हैं और तुम मुझे स्टेबल बता रहे हो। उसी दिन फ्लैगशिप स्टोर पर बैनर लगा, स्पेशल ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री। मैंने एक नज़र देखा, फिर मांस काटती रही। 2 दिन बाद ऑफर से वो कस्टमर्स वापस आए थे। उनमें से कुछ फिर मेरी क्यू में नजर आने लगे। एक आंटी यूतोंग की ब्रेज्ड डक विंग्स का बॉक्स लेकर आई और पूछा, बेटी इसे तुम्हारे से कंपेयर करो, यहाँ असली टेस्ट है, वहाँ तो बस सोया सॉस में डुबोया हुआ है। मैंने अनसुना किया, पर अंदर से साफ था कि ये लड़ाई आधी जीत ली है। जो यूतोंग से अब रहा नहीं गया। 3 हफ्ते में उन्होंने 3 काम किए। पहला, सेंट्रल किचन के मैनेजर से कहा कि 27 दुकानों की रेसिपीज दोबारा चेक करें, कंफर्म करें कि मैंने जो दिया था उससे एक शब्द भी बदला नहीं है। दूसरा, 2 बार स्पाइस सप्लायर्स बदले, ग्वांगझो से यूलिन, यूलिन से चेंगडू। हर बार नया बैच आया, रेसिपी के हिसाब से बना, टेस्ट किया, सिर हिलाया। तीसरा, खुद सेंट्रल किचन में उतर गई, एप्रन पहना, 4 बैचेस खुद रेसिपी फॉलो करके बनाई, चारों का टेस्ट लिया। वो कुक नहीं करती और टेस्ट में बुरी नहीं है। 3 साल से अपना खाना खाती आई हैं, क्या सही है जानती हैं। और अब जो बन रहा था वो कैसा था? खाने लायक था, बुरा नहीं था,
पर एक चीज़ कम थी, जैसे सूप में आखिरी चुटकी नमक ना पड़ी हो। देखने में पूरा ये, पीने पर खालीपन। पर कहाँ कम है बता नहीं सकते। तब उन्होंने चौथा काम किया, 80,000 रुपये खर्च करके एक फूड इंजीनियरिंग टीम हायर की। 4 लोग आए, गाड़ी भर इक्विपमेंट लेकर, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक नोज, फ्लेवर एनालिसिस मशीन। बड़ा तमाशा था। पहले मेरी गैराज से 10 पोर्शंस बीफ टेंडन खरीदी सैंपल के तौर पर। 3 दिन एनालिसिस, 20 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट, हर वॉलेटाइल फ्लेवर कंपाउंड का नाम और कॉन्सेंट्रेशन, पीपीएम लेवल तक, मेयर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के रेशियो, अमीनो एसिड कंटेंट, कैरमलाइजेशन लेवल, सब कुछ लिखा था। फिर उस डेटा के हिसाब से रेप्लिकेट किया। जाओ यूतोंग ने पहला बाइट लिया, काफ़ी देर चबाया रखा। कहाँ कम है। 3 लीड इंजीनियर जो थे, 30 के आसपास, मोटे ग्लासेस। बोले, खाते वक्त ठीक लगता है पर निगलते ही चला जाता है। सामने वाला खाने के बाद आधे घंटे तक टेस्ट मुंह में रहता है। जो ने दूसरा वर्जन बनाया, थोड़ा सा स्मोक्ड फ्लेवर एक्सट्रैक्ट मिलाया, जाओ यूतोंग ने सिर हिलाया, जैसे प्लास्टिक जल रहा हो। तीसरा वर्जन स्मोक्ड हटाया, कैरेमल कंपोनेंट बढ़ाया, ज़्यादा मीठा हो गया। पुराना वाला स्वीटनेस थी, आती थी और चली जाती थी। ये तो बहुत ऑब्वियस है। चौथा वर्जन इंग्रेडिएंट्स डालने का ऑर्डर बदला। पहले हाई हीट फ्राई, फिर लो हीट स्लो ब्रेजिंग, 2 स्टेप मेथड। ये सबसे करीब आया। जाओ यूतोंग की आंखें पहले बाइट पर चमकी, दूसरा बाइट एक्सप्रेशन आया, पर तीसरे पर थम गया। पहला हिस्सा सही था, बीच में गैप आ गया, आखिर बिखर गया। जैसे शुरू तो अच्छा, मिडिल में टूट गया, एंडिंग गायब। जो कुछ देर चुप रहे। जाओ जी ऑनेस्टली बोलूँ तो केमिस्ट्री के लेवल पर हमारी रेप्लिकेशन 97% तक पहुंच गई है। बाकी 3% शायद फ्राइंग टेक्निक से जुड़ा है। कब पलटते हैं, कितनी फोर्स से, ऑयल का टेम्परेचर कर्व कैसा था, या हो सकता है हर दिन रॉ मटेरियल की जो छोटी छोटी स्टेट डिफरेंसेस होती हैं उनसे जुड़ा हो। सीधे बोलो, मतलब जो इसे बना रहा है वो हर रोज सिचुएशन देखकर रियल टाइम में माइक्रो एडजस्टमेंट्स करता है। सेम रेसिपी, सेम इंग्रेडिएंट्स, वो बनाए और कोई बनाए, रिजल्ट अलग होगा। तुमने मुझसे 80,000 रुपये लिए और बता रहे हो इंसान का प्रॉब्लम है। जाओ जी, साइंस कंपोनेंट्स एनालाइज कर सकती है पर हुनर कॉपी नहीं कर सकती। ये सच्चाई ज़्यादा पैसे खर्च करने से नहीं बदलेगी। उन्होंने सबको भगा दिया। उस दोपहर में गैराज में ब्रेजिंग कर रही थी। एक लड़की अंदर आई, लॉन्ग हेयर, लाइट मेकअप, सोशल मीडिया फूड ब्लॉगर लग रही थी। हेलो, मैं लोकल फूड ब्लॉगर हूँ शाओजो। क्या मैं आपकी दुकान की शूटिंग कर सकती हूँ? क्या शूट करोगी? बस कढ़ाई बनाते हुए। मैंने इंटरनेट पर बहुत लोगों को सजेस्ट करते देखा आपको। बस शूटिंग की जरूरत नहीं, एक पोर्शन लो, टेस्ट करो, खुद समझ जाओगी। उसने एक पोर्शन लिया, बाहर खड़े होकर खाया। पहला बाइट लेते ही फोन मेरे सामने कर दिया। दीदी, ये इतना अच्छा क्यों है? उसने एक वीडियो बनाई, टाइटल था, पूरे सिटी की सबसे छोटी दुकान, सबसे अच्छा ब्रेस्ड बीफ, टूटी गैराज में 1 घंटे क्यों क्यों लगती है। वीडियो एक दिन में 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। कमेंट्स में किसी ने लिखा, ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूतोंग फ्रेश फूड की पहली दुकान के वक्त था, उससे भी बेहतर। 2000 से ज़्यादा लाइक्स के साथ टॉपर था। नीचे किसी ने लिखा, यूतोंग फ्रेश फूड ने हाल में रेसिपी बदली क्या? बहुत ख़राब हो गई है। किसी और ने लिखा, मेरे दोस्त ने पहले वहाँ टेस्ट एडजस्ट करने का काम किया था, वो चल गया तो यूतोंग का वो पुरानी रेसिपी किसी और की है। जब मैंने कमेंट्स देखे, रात के वक्त था, स्टॉल बंद हो गया था, शन्यू बगल में था, मैं बर्तन मांज रही थी, फ़ोन लॉक करके रख दिया। उसने देखा, पूछा, देख लिया? अगले दिन सुबह उस वीडियो के कमेंट्स में एक नया कमेंट आया था। यूतोंग फ्रेश फूड का वेरीफाइड ऑफिशियल अकाउंट था। हमारा ब्रांड अपनी कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कोर रेसिपी का पूरा अधिकार रखता है। किसी भी एक्स एम्प्लॉई से कोई संबंध नहीं। कृपया झूठ मत फैलाएं। उस कमेंट पर 300 से ज्यादा रिप्लाईज में लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। मामी ने एक फैमिली डिनर अरेंज करवाया। सिटी साउथ का एक पुराना रेस्टोरेंट, पहली मंजिल का प्राइवेट रूम। वहां थे अंकल, मामी, माँ, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, जाओ यूतोंग और मैं और शन्यू। 8 लोग, एक गोल मेज। शन्यू पहले नहीं जाना चाहता था। ये मामी का बुलाया डिनर है, ट्रैप है, जाओगे तो सुनोगे, बोल भी नहीं सकते। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगी तो कहेंगे ये घबरा गई। उसने मुझे देखा, ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। प्राइवेट रूम में मामी की स्माइल बड़ी वार्म थी। आओ आओ बैठो। जाओ यूतोंग भी आई। अच्छा, सब आ गए। जाओ यूतोंग अपनी माँ के बगल में बैठी थी, महंगी सिल्क ड्रेस, परफेक्ट मेकअप। पर मैंने नोटिस किया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, कवर से दबे थे, पर दिख रहे थे। हाल के हफ्तों में नींद नहीं आई थी। खाना आ गया। मामी ने एक घूंट सूप लिया, चॉपस्टिक्स रखे और बोलना शुरू किया। आज सबको बुलाने की कोई और वजह नहीं, बस सिक्सी और जाओ यूतों के बीच जो है वो घर बैठकर बात करके सुलझाएं। बाहर ले जाकर लोगों की हंसी मत बनाएं। उन्होंने घर बोला। मुझे देखकर मुस्कुराई। बड़ी सीधी साधी लग रही थी, पर मैं समझ रही थी ये डिनर क्या था। मीडिएशन नहीं था, यहाँ मेरे ऊपर जजमेंट होना था। सिक्सी, तुम्हारी नानी की रेसिपी तुम यूज करो, किसी ने रोका नहीं, नानी ने तुम्हें दी थी। पर जाओ यूतोंग ने 3 साल तुम्हारे साथ रखा। एक छोटे से कस्बे में ठेला लगाने वाली लड़की से सिटी में अपनी जगह बनाई। इसमें जाओ यूतोंग का भी हाथ है, ये तो मानोगी ना? पहले मेरी बात सुनो। जाओ यूतोंग ने पैसे लगाए, रिसोर्सेज दिए, कनेक्शंस दिए, 3 साल में 27 दुकानें खोली। तुम अपनी कड़ाही बनाती रही, वो अपना बिजनेस चलाती रही, सब ठीक था। फिर अचानक तुमने क्यों निकलना पड़ा?
और ऊपर से सीधे उनके फ्लैगशिप स्टोर के सामने। कह दो ये जानबूझकर नहीं किया। बड़ी मौसी ने जोड़ा, हाँ बात सही है, तुम्हारी कज़न ने तुम्हें आगे बढ़ाया। ये तरीका ठीक नहीं था। कस्बे में रहती तो महीने में कितना कमाती? यहाँ आकर कम से कम फिक्स इनकम तो थी, 400 रुपये। बड़ी मौसी एक पल के लिए रुकी। छोटी मौसी ने कहा, ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर तुम्हारे भले के लिए है। अकेले उस टूटी गैराज में क्या कर लोगी? नुकसान हुआ तो? तुम्हारी कज़न की 27 दुकानें हैं, उनसे पंगा लोगी तो तुम्हारा क्या होगा? उम्र भी हो रही है, ज़मीन पर रहो। बारी बारी से सब बोल रहे थे, एंगल अलग अलग था, मतलब एक ही। मुझे जाओ यूतोंग का शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे उनसे लड़ना नहीं चाहिए था, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला। शेन्यो ने मेज़ के नीचे मेरा हाथ पकड़ा, उसकी हथेली गर्म थी। जाओ यूतोंग पूरे टाइम चुप रहीं, बीच बीच में सिर झुकाकर टिश्यू से आंखें दबाती रहीं। पर आंसू थे नहीं, आईलाइनर भी नहीं बिगड़ी। ये सब एक परफॉर्मेंस था, ताकि सबको लगे कि वही बेचारी हैं। अक्षी, कुछ बोलो। मामी की पेशेंस खत्म हुई। एक बार वेस्ट होगी। मैंने चॉपस्टिक्स रखे। मामी, यह रेसिपी नानी की थी, मैंने वो दीदी को दी। 3 साल मैंने चॉपस्टिक्स रखे। मामी, ये रेसिपी नानी की थी, उन्होंने मुझे दी थी। मैंने वो जाओ यूतोंग को दी। 3 साल रोज रात 3 बजे उठकर उनके लिए ग्रेवी तैयार की। 27 दुकानों का टेस्ट मैंने हैंडल किया। उन्होंने मुझे दिया 400 रुपये महीना। साथ में बोला, बस किचन में सब्जी काटती है। टेबल पर सन्नाटा छा गया। जाओ यूतोंग ने आवाज़ खोली, बड़ी जेंटल, थोड़ी भर्राई हुई। एक्सी, मैंने गलती की, मानती हूँ, पर अब नया डील करते हैं, जो चाहो बताओ। नहीं दीदी, अब मैं खुद काम कर रही हूँ। मामी ने फिर मेज ठोकी, इस बार जोर से। तुम ऐसे हो? जाओ यूतोंग ने 3 साल खाना रहा सब दिया। बाहर जाकर क्या मिलेगा? टूटी गैराज है, कोई ब्रांड नहीं, कोई टीम नहीं, कोई कस्टमर बेस नहीं। मेरे पास हुनर है। हुनर कितने काम का? जाओ यूतोंग का प्लेटफॉर्म ना होता तो कस्बे में ही ठेला लगाती रहती। मेरी माँ खड़ी हो गई, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी माँ ने इसी हुनर से पूरी फैमिली पाली। हुनर बेकार है तो कहना क्या चाहती हो? और तुम्हारी बेटी ने किसी की दुकान के सामने दुकान खोली, वो बेईमानी है। मैं भी खड़ी हो गई। मामी, बात हो गई, मैं जाती हूँ। नमक हराम का तमगा मैं नहीं लूंगी, पर पहले ये सोचो, ब्रिज किसने बनाया? नदी का पानी किसका था? और ब्रिज पर कौन चला? ये जवाब सबको पता है, बैठकर सोचोगे तो खुद समझ जाओगे। मैंने शनियों का हाथ पकड़ा और प्राइवेट रूम से निकल आई। गलियारे में सन्नाटा था। अंदर से मामी की आवाज आ रही थी, नालायक है। माँ बाहर आई, रोई नहीं, पर होंठ कांप रहे थे। माँ, कुछ नहीं, घर चलो, डरो मत। माँ को पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपना काम करो, माँ साथ है। शनियों ने माँ को एक टिश्यू दिया, कुछ नहीं बोला। रेस्टोरेंट से बाहर आए, रात की हवा ठंडी थी। क्या खाना है? शकरकंद। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से 3 गलियां घूमा, एक ऐसा ठेला ढूंढा जो अभी बंद नहीं हुआ था। 2 शकरकंद लिया। मैं पीछे बैठी थी, गरम शकरकंद हाथ में था, एक बाइट लिया, मीठा था। शनियो, रुको, इन सबसे एक एक करके वो बात वापस मुंह से निकल आऊंगी जो आज कही। जा यूतोंग का थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट तो मैं नहीं देख सकती, पर एक चीज दिख रही थी। उन्होंने डिस्काउंट शुरू कर दिया था। फ्लैगशिप स्टोर पर बैनर लगा था, लाल पर सफेद लिखा, सिग्नेचर ब्रेस्ड प्लेटर 68 रुपए से घटाकर 34 रुपए। जॉ यूतोंग को डिस्काउंट से नफरत थी। एक बार स्टोर मैनेजर्स की मीटिंग में उन्होंने खुद कहा था, डिस्काउंट करना अपने ब्रांड को खुद नुकसान पहुंचाना है। मैं किचन में थी, सुना था, याद रखा था। अब वही खुद आधे दाम पर बेच रही थी। डिस्काउंट वाले हफ्ते में कस्टमर्स आए जरूर, लोग सस्ते के आते हैं, ये तो होता है, पर जो आए उन्होंने दोबारा नहीं खरीदा। डिस्काउंट खत्म होने के बाद कस्टमर्स पहले से भी तेज भागे, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से ज्यादा लोगों ने यूतोंग का टेस्ट ट्राई किया और सामने मेरी उस 12 स्क्वायर मीटर गैराज से कंपेयर किया। फर्क बहुत साफ था। डिस्काउंट ने फ्री में मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। मेरी तरफ से कुछ नहीं बदला। रोज 80 पोर्शंस रोज बिकती, 38 रुपए एक। प्राइस कभी नहीं बढ़ाई, बढ़ाने का इरादा भी नहीं था। एक दिन दोपहर को एक आदमी आया, 40 साल का, शर्ट टक्ड इन, असली लेदर बेल्ट। रेगुलर कस्टमर नहीं लगता था, बिजनेस करने वाला लगा। 40 मिनट क्यू में खड़ा रहा, एक पोर्शन लिया, दरवाजे पर नहीं खाया, बॉक्स उठाया, पास की एक सीढ़ी पर जाकर बैठा, धीरे धीरे खाया, हर बाइट को लंबे टाइम तक रखा जैसे टेस्ट कर रहा हो। खाना खत्म हुआ, उठा, सामने यूतोंग फ्रेश फूड के फ्लैगशिप स्टोर में गया, 68 रुपए का सिग्नेचर प्लेटर लिया, बिना कोई कूपन लगाए। वापस आकर उसी सीढ़ी पर बैठा, दोनों बॉक्सेस सामने रखे, एक बाइट इधर, एक बाइट उधर, बारी बारी खाता रहा। आखिर में यूतोंग का आधा भरा हुआ बॉक्स बंद किया और पास के डस्टबिन में फेंक दिया। सीढ़ी पर बैठकर एक सिगरेट पी, फिर उठा और चला गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोज बहुत कस्टमर्स आते हैं, सबका चेहरा याद नहीं रहता। पर उसी रात एक बड़ी बात हो गई। अगले दिन फ्लैगशिप स्टोर की उस लड़की ने स्क्रीनशॉट भेजा। वो आदमी जेन गैंग था, जाओ यूतोंग का फ्रेंचाइजी था। सिटी वेस्ट में एक दुकान, सिटी ईस्ट के कमर्शियल एरिया में एक, कुल 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसने फ्रेंचाइज व्हाट्सएप ग्रुप में एक लंबा मैसेज डाला। उसका कहना था कि उसने खुद आज दोनों का कंपैरिजन किया, रिजल्ट साफ था। यूतोंग फ्रेश फूड उस गैराज से बिल्कुल अलग लेवल पर है।
और वो गैराज वाली जाओ यूतोंग की कोर टेक्निकल पर्सन थी। उसने 90 लाख रुपए उस टेस्ट के भरोसे लगाए थे। वो टेस्ट अब नहीं था, उसे जवाब चाहिए। ग्रुप में 3 मिनट सन्नाटा रहा। फिर मैसेजेस आने लगे। जिंग भाई सच बोल रहे हो, हमारे यहाँ भी रेगुलर कस्टमर्स कम हो रहे हैं। मुझे लग रहा था लोकेशन प्रॉब्लम है। रुको, उस गैराज वाली पहले रेसिपी एडजस्ट करती थी। जाओ यूतोंग कुछ बोलो। जाओ यूतोंग ने 20 मिनट बाद रिप्लाई किया। बोली रेसिपी ऑप्टिमाइज हो रही है, थोड़ा टाइम दो। जेंगांग ने सीधे जवाब दिया, जाओ जी, ये बात आपने 3 महीने पहले भी कही थी। मेरी 2 दुकानों का पहले महीने में 15% गिरावट, दूसरे में 23%, इस महीने 31%। कब तक? जाओ यूतोंग ने कहा, अगले हफ्ते नई प्लान आएगी। जिंग गैंग ने कहा, अगले फ्राइडे तक वेट करूंगा। अगर टेस्ट वही रहा तो सभी फ्रेंचाइजीज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाऊंगा। ग्रुप में 11 लोगों ने +1 किया। मुझे पता था जाओ यूतोंग चुप नहीं बैठेंगी। अगले दिन सुबह 8 बजे शटर खोला तो बाहर 3 लोग खड़े थे, 2 मैन 1 वुमन। हाथ में हैंड रिटन बोर्ड्स थे। लिखा था, बिना लाइसेंस की ब्लैक गराज, हाइजीन नहीं, खाने से प्रॉब्लम हो तो जिम्मेदार कौन। उस वुमन को मैं पहचानती थी, फ्लैगशिप स्टोर की कैशियर थी। क्यू में खड़े कस्टमर्स डर गए। कुछ ने फ़ोन निकाला, फोटो खींचने लगे। कुछ हेजिटेट करके चले गए। मैंने काउंट किया, 4 लोग गए। शन्यू ठीक उसी वक्त वैन में बीफ लेकर आया। उसने दरवाजे पर इन तीनों को देखा। वैन रोकी, उतरा। मत करो कुछ, ये तुम्हारे सामने खड़े हैं ताकि तुम रिएक्ट करो। हाथ उठाया तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये यही चाहते हैं। शन्यू ड्राइविंग सीट पर बैठा, दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। मैं उन तीनों के पास गई, एक नज़र देखा, कुछ नहीं बोली। वापस स्टोव के पास आई, नॉर्मल तरीके से गैस जलाई, नॉर्मल तरीके से सामान डाला, काम शुरू किया। जैसे ही खुशबू आने लगी, धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, क्यू बनने लगी। एक बुजुर्ग अंकल ने बोर्ड पढ़ा, फिर जोर से खुशबू सूंघी। फिर बोर्ड वालों से बोले, तुम क्यों नहीं जाते और हर जगह बिकने वाले रेडीमेड खाने की कंप्लेंट करते। सुबह 10:30 पर 2 यूनिफॉर्म में आए। मैडम सुजनशी, हमें एक कंप्लेंट मिली है, रूटीन चेक करना है। ठीक है। सर्टिफिकेट सब वॉल पर है। उन्होंने बिजनेस लाइसेंस देखी, फूड परमिट देखी, हेल्थ सर्टिफिकेट देखा, रॉ मटेरियल परचेज रिकॉर्ड देखा, रोज की क्लीनिंग लॉग देखी। एक इंस्पेक्टर ने मेरी लॉग को कई पेजेस पलटा, फिर ऊपर देखकर बोला, तुम बहुत डिटेल से रिकॉर्ड रखती हो, ओपनिंग के पहले दिन से एक दिन भी मिस नहीं। हर दिन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ब्रेजिंग पीएच लेवल, सैनिटाइजेशन टाइम, सब कुछ। उन्होंने स्टोव, फ्रीजर, स्टोरेज शेल्व्स, ड्रेनेज भी चेक किया। चेक खत्म होने पर सीनियर वाले ने कहा, यहाँ सब ठीक है, सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हैं, पर कंप्लेंट के बाद रूल्स के हिसाब से सैंपल लेकर लैब टेस्ट होगा। रिजल्ट आने तक हम सजेस्ट करेंगे कि ऑपरेशन बंद रखो। लगभग 3 दिन। 3 दिन, मुझे पता था ये 3 दिन जाओ यूतोंग को चाहिए थे, मेरे कस्टमर्स तोड़ने के लिए। मैंने शटर बंद किया। शन्यू बाहर गुस्से में डस्टबिन में लात मारी। मैंने शटर पर एक पेपर चिपकाया, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन के साथ कोऑपरेशन के लिए 3 दिन बंद, फिर खुलेगी। पहले दिन कोई आया, पेपर पढ़ा, निराश होकर चला गया। दूसरे दिन कोई आया, एक आंटी ने बैग से पेन निकाला और पेपर के नीचे लिखा, खुलने का इंतजार है। तीसरे दिन पेपर पर 7-8 और लोगों के मैसेजेस थे। किसी ने लिखा, इस गैराज की साइज सबसे छोटी, टेस्ट सबसे बड़ा, बंद है तो रोज चेक करने आ जाता हूँ। 3 दिन मैं खाली नहीं बैठी। दिन में स्पाइसेस प्रिपेयर किए, प्रोडक्शन सिस्टम सेट किया, रात को बीफ मैरिनेट किया। खुलने पर डिमांड पूरी करनी थी, स्टॉक तैयार रखना था। दूसरे दिन रात को एक अननोन नंबर से कॉल आई, इसू जी मैं वे हूँ, 8 साल से रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, आपकी वीडियो देखी ऑनलाइन, एक कोलैबोरेशन के बारे में बात करनी थी, मिल सकते हैं? हाँ ज़रूर, कभी भी कांटेक्ट करो। चौथे दिन सुबह लैब रिपोर्ट आई, सभी इंडिकेटर्स पास। इनमें से 3 हाइजीन इंडिकेटर्स, ई कोलाई, सैल्मोनेला, टोटल बैक्टीरियल काउंट, सिर्फ पास नहीं हुए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर थे। मैंने रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट टेप से शटर के पास लगाई, फिर शटर खोला। बाहर 30 से ज़्यादा लोग थे। वो कितने बजे से थे पता नहीं। सबसे आगे खड़े अंकल ने मुझे शटर खोलते देखा और मुस्कुराए, बेटी आखिर खुल गई। उस दिन 120 पोर्शंस बिके। रात को एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, लैब रिपोर्ट की फोटो, कैप्शन में बस 4 शब्द, शुक्रिया सबका। फ्लैगशिप स्टोर की उस लड़की ने बाद में बताया, जाओ यूतोंग ने इस महीने चौथी बार रेसिपी बदली। सेंट्रल किचन के मैनेजर को हटा दिया, पड़ोसी प्रोविंस से एक मास्टर शेफ बुलाया जिसने 15 साल ब्रेस्ड फूड में काम किया। नाम था माँ, 50 के आसपास। हाथ में सच में दम था। माँ शेफ ने आकर पहले एग्जिस्टिंग ग्रेवी टेस्ट की, सिर हिलाया, सूप बेस ही मरा हुआ है। जाओ यूतोंग ने कहा, पूरा नए सिरे से बनाओ। माँ शेफ ने 3 दिन लगाए। पहले दिन का बैच जाओ यूतोंग ने टेस्ट किया, पहले से बेहतर पर अभी भी कुछ कम है। दूसरे दिन थोड़ा और एडजस्ट किया, थोड़ा कम। तीसरे दिन का बैच जाओ यूतोंग ने टेस्ट किया और काफ़ी देर चुप रही, अब तक के सभी वर्जन से बेहतर पर अभी भी कहीं कम। वो कार में बैठकर मेरी गिराज आई, 20 मिनट क्यू में खड़ी रहीं, एक पोर्शन लिया, कार में ले गई। माँ शेफ वाला भी साथ था, दोनों साथ खाया। कुछ बाइट्स के बाद उन्होंने माँ शेफ वाला रख दिया। फ़र्क मुंह में बिल्कुल साफ था। माँ शेफ का ब्रेस्ड फूड अच्छा था, मेरा जिंदा था। अच्छा और जिंदा दो अलग लेवल्स हैं। जो यूतोंग ने माँ शेफ से पूछा, क्या तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? माँ शेफ ने सीधे कहा, जाओ जी मैंने 15 साल किया है, इस तरह का हुनर मैंने किसी में नहीं देखा। रेसिपी तो कागज़ पर लिखी होती है, इंसान जिंदा होता है, ये सिखाया नहीं जाता, ये हाथों में होता है।
जाओ यूतोंग चुप रही। रेसिपी वैसी ही है जैसे म्यूजिकल स्कोर, पर वो एक म्यूजिशियन है। तुम किसी और म्यूजिशियन को लाओ, वो अलग धुन बजाएगा। माँ शेफ की जरूरत नहीं। माँ शेफ गए। जाओ यूतोंग अकेले ऑफिस में बैठी रही पूरी दोपहर। उन्होंने एक काम किया। सेंट्रल किचन में जो भी मेरा था वो सब निकलवाया। मेरा कुकिंग पॉट, मेरे चॉपस्टिक्स, और फ्रीजर के साइड में लगा मेरा स्टिकी नोट। उस नोट पर मेरे हाथ की राइटिंग थी। आज स्टार अनीस लोकल है, 2G बढ़ाओ, सिचुआन पेपर थोड़ा कम, 3 कम करो, टाइम 5 मिनट बढ़ाओ। उन्होंने उस नोट को काफ़ी देर देखा पर समझ नहीं सकती थी। उन्हें नहीं पता मैं कैसे जज करती हूँ कि स्टार अनीस लोकल है या नहीं। नहीं पता क्यों 3 कम किए। नहीं पता वो 5 मिनट किस स्टेज में बढ़ाए। ये सब मैं सेकंड्स में करती हूँ। एक बार सूंघो, टेस्ट करो, एडजस्ट करो। वो ये सेकंड्स कभी कॉपी नहीं कर सकती। फ्रेंचाइज ग्रुप का माहौल गुस्से से बदलकर चुप्पी में आ गया था। वो चुप्पी जो बिखरने से पहले होती है। 2 फ्रेंचाइजीज ने स्टोर ट्रांसफर का मैसेज डाला, एक सिटी वेस्ट में, एक डेवलपमेंट जोन में। जॉयूतुंग ने लीगल रास्ता सोचा था। लॉयर से मिली। ट्रेड सीक्रेट वायलेशन का केस करना है। लॉयर ने 3 सवाल पूछे। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था? नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज था? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। जाओ जी, अगर हुनर दिमाग में है तो केस नहीं जीत सकते। लॉयर का कॉल खत्म होते ही उन्होंने एक ग्लास तोड़ा। मैं दूसरी तरफ काम में लगी थी। गराज के बगल वाला एक बंद वेयरहाउस मिल गया था। 20 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर, मंथली रेंट 2,000 रुपये। पुरानी 12 स्क्वायर मीटर गराज के साथ मिलाकर अब 30 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर हो गए। वेयरहाउस को प्रेप एरिया और कोल्ड स्टोरेज में बदला। कुकिंग स्टेशन पुरानी गराज में ही रखा। पहले की कमी को देखते हुए शेन्यू बिल्डिंग मटेरियल मार्केट से सेकंड हैंड स्टील की शेल्व्स और एक पुरानी फ्रिज ले आई। हम दोनों ने एक वीकेंड में सब फिट कर दिया। जगह बढ़ने के बाद रोज की लिमिट बढ़ाकर 120 पोर्शंस कर दी। एक दिन एक आदमी पड़ोसी सिटी से 1.5 घंटे गाड़ी चलाकर आया और एक साथ 5 पोर्शंस खरीद लिए। एक फूड प्रोसेसिंग का ओनर भी आया। उसने कार दिया और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी है। उस शाम नानी का फोन आया। माँ ने उनकी तरफ से कॉल की थी। नानी को स्ट्रोक के बाद बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, पर मैं समझ लेती हूँ। आशीषी, तू ठीक है ना बेटा? नानी क्या बेच रही है? उसी रेसिपी से जो तूने मुझे सिखाई थी। तेरे नाना भी ऐसे ही शुरू हुए थे रोड साइड से। बाद में लोगों ने उन्हें हटा दिया, पर वो चुप रहे, वापस गए और नए सिरे से शुरू किया। तो उन्हीं पर गई है। मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और आंसू गिरकर चूल्हे के पास पड़े बर्तन पर टपके। ग्रेवी में गिरे तो एक हल्की सी जज़ की आवाज़ आई और वो भाप बनकर उड़ गए। नानी, चिंता मत करो, ये स्वाद कहीं नहीं जाएगा। ईशी की नाक सबसे तेज़ है, नानी जानती है। फ़ोन रखा, आंखें पोंछी और डायरी खोलकर कल की प्रिपरेशन लिस्ट लिखने लगी। कल सोमवार था। उस फ्रेंचाइज मीटिंग में वो लड़की भी गई थी। पूरे दिन वहां लॉजिस्टिक्स संभाली। उस दिन 22 लोग आए थे, सभी फ्रेंचाइज ओनर्स। 27 में से 5 ओनर्स पहले ही आना बंद कर चुके थे। 3 रिफंड मांग रहे थे, 2 ने तो सीधे शॉप बंद करके नुकसान काटा था। जो यूतोंग ने काला सूट पहना था, मेकअप था, पर आंखों की थकान छुप नहीं रही थी। साथ में सेंट्रल किचन का मैनेजर, अकाउंटेंट और एक लीगल पर्सन भी था। उसने पीपीटी तैयार की थी। ब्रांड की 3 साल की जर्नी, नई रेसिपी की डेवलपमेंट, सेकेंड हाफ का मार्केटिंग प्लान, सप्लाई चेन अपग्रेड्स। जब नई रेसिपी की बात आई तो उसकी आवाज़ कांपने लगी। हॉल में कोई तालियां नहीं बजी। 22 जोड़ी आंखें उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो कटघरे में खड़ा हो। पीपीटी खत्म हुई। जाओ यूतोंग बोला, कोई सवाल हो तो बताइए। जंगांग ने सबसे पहले हाथ उठाया। जाओ साहब, पीपीटी देख ली, पर मेरा एक सवाल है, यह पुश्तैनी सीक्रेट रेसिपी असल में है किसकी? पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। जाओ यूतोंग की उंगलियां टेबल के नीचे भिंच गईं। रेसिपी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लीगली प्रोटेक्टेड है। यहाँ बैठे सब लोगों ने असली पैसा लगाया है। आप हमें पीआर की भाषा मत सुनाइए। वो खड़ा हो गया। मैं पिछले हफ्ते उस सामने वाली 12 स्क्वायर फीट की गैराज में गया था। एक लड़की, एक बर्तन, और उसने आपकी 27 फ्रेंचाइज शॉप्स को धो दिया। वही लड़की आपकी चचेरी बहन है जो रेसिपी एडजस्ट करती थी। ये पुश्तैनी रेसिपी उसी की स्किल है। वो चली गई तो आपके पास सिर्फ एक खाली ढांचा बचा है। किसी ने जवाब नहीं दिया, पर सबकी नजरें जाओ यूतों पर थीं। वो यचिन खड़ी हुई। 30 से थोड़ी ऊपर, कमर्शियल स्ट्रीट की शॉप ओनर। 45 लाख इन्वेस्ट किए थे। जाओ साहब, पहले 3 महीने क्यों लगती थी, अब टेस्ट बदल गया है, रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे। इस महीने रोज 2,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। पता है ये कैसा लगता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोर टेक्निकल सपोर्ट का वादा किया था, वो पर्सन चला गया, टेस्ट नहीं निकल रहा। अब आप क्या जवाब देंगे? एक और फ्रेंचाइज ओनर शहर के साउथ में शॉप है। उसने टेबल पर हाथ मारा। जाओ साहब, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था सिर्फ उस टेस्ट के लिए। आपने कहा था ये पुश्तैनी है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब रेसिपी है, टेस्ट नहीं। ये क्या है? सामने वाली गराज में बिना रेसिपी के टेस्ट 10 गुना बेहतर है। आप खुद अपनी बात से पलट रहे हो। जा यूतों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोस्तों सुनिए, हम एक टेक्निकल एडजस्टमेंट से गुजर रहे हैं। 3 महीने हो गए, इंजीनियर्स बुलाए, सप्लायर्स बदले, एक्सपीरियंस लोगों को हायर किया, कुछ काम नहीं आया। क्योंकि यह रेसिपी का इशू नहीं है, ये इंसान का इशू है। वो स्किल दोबारा नहीं बन रही। जाओ साहब, मेरा पैसा हवा में नहीं उड़ा है। अगर आप कोर टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे सकते तो मुझे फुल रिफंड का हक है। उसने एक एग्जिट एप्लीकेशन टेबल पर रखी। फिर जिंग गैंग ने रखी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 20 मिनट के अंदर 14 एग्जिट एप्लीकेशन जाओ यूतों के सामने पड़ी थी।
उसका अकाउंटेंट कैलकुलेटर पर हिसाब लगा रहा था। इन 14 फ्रेंचाइजेस की फीस और पेनल्टी मिलाकर 40 लाख से ऊपर बन रही थी। रूम में कैलकुलेटर की टक टक साफ सुनाई दे रही थी। जाओ यूतोंग वहीं बैठा रहा, एक शब्द नहीं निकला। मीटिंग के बाद किसी ने उसे अलविदा नहीं कहा। 2200 लोग एक एक करके निकलते गए, कोई सिर झुकाए कोई फोन पर। जाते जाते जंग यांग ने एक बार पलट कर देखा, सिर हिलाया और चला गया।